वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात ऑडिट के क्वेश्चन पेपर उठा चुका हूं, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और साथ साथ उसका आंसर क्या है हम ये भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देख लीजिए और आपको भी पता चलेगा आंसर और क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन छोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी काफ़ी अच्छा सा पेपर में लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 की हम बात करेंगे तो ये ऑडिट का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन 4 में ए की बात करेंगे। तो ये ए का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड व्हाट विल द ऑडिटर evaluate in the order obtained an understanding of the control environment। इसका evaluate क्या है? evaluate order and obtain understanding of internal control। सो फ्रेंड्स, इसका सवाल ये रहेगा, तो इंटरनल कंट्रोल इसमें इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली इसमें इंक्लूड्स तीन बातें आपको इंक्लूड देखने को मिलेंगे। पहला है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, सेकंड है attitudes, awares and action of those changed with the governance and management. Third है control environment set up the town of organization, influencing the control conscience of these people। तो फ्रेंड्स, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एवेल्यूट द ऑडिटर शाल ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, कुछ एवेल्यूट बताए गए हैं। तो पहला है ए, मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन अ कल्चरल ऑफ हॉनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। द स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स collectively provided an appropriate foundation for the other components of internal control। सो ये था, इसका सवाल था। और सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको जॉइंट ऑडिटर के बारे में बताना है कि जॉइंट ऑडिटर आप सबको बताए 299 इसका 299 इसका जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो जॉइंट ऑडिटर आप देख सकते हैं, जॉइंट ऑडिटर कैसे होता है और जॉइंट ऑडिटर का वर्क कैसे आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन की आंसर देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा बी, जॉइंट ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जॉइंट ऑडिटर का क्या मुद्दा रहता है, तो सिग्निफिकेंट क्या रहता है, इंपॉर्टेंस क्या रहता है? तो एज पर एस.ए. 299 के हिसाब से हमें कहना है कि जॉइंट ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। जॉइंट जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एंटिटी को या एक कंपनी को हम देते हैं जॉइंट ऑडिटर्स, तो वो जो ऑडिटर रहते हैं दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब एक दो टीम होता है, तो दोनों टीम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है जॉइंट ऑडिटर का। यही एक खूबसूरत है कि एक एंटिटी में दो ऑडिटर्स रहते हैं, दो ऑडिटर्स का टीम रहता है। तो उनके उनके जो काम होता है, जो उनके उनके वर्क होता है, वो बांट लेते हैं। और साथ साथ जब भी फाइनेंशियल ऑडिट देना होता है किसी कंपनी का फाइनलाइजेशन करके, तो उस समय उस कंपनी को मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो दोनों रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में कुछ आंसर्स हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। 299 ऑडिटर्स, जॉइंट ऑडिटर्स आप डायरेक्टली सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। नहीं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बुक में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? द ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर एंड carried out by all joint auditors, decision taken by all the joint auditors under the audit planning in receipt of common audit area। सो जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो मतलब सारी की सारा डिसीजन एक ही टीम को नहीं लेना है, मतलब एक ही ऑडिटर को नहीं लेना है। सो साथ साथ उनका डिसीजन, मतलब कुछ वर्क भी हमने डिवाइड कर लिया होता है, तो उसी के हिसाब से ही हमें डिसीजन लेना होता है। थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस फॉर द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज
agreement among the joint auditors on such matters. थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ. फोर्थ है, examine that the financial statement of the entity comply with the requirement the relevant status. जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो हमें एक मतलब एंटिटी को स्टेटस देना पड़ता है, मतलब वो मतलब कंक्लूजन देना पड़ता है दोनों ऑडिटर्स को, तो साथ में दे सकते हैं. Presentation and disclosure of financial statement as required by the application financial reporting framework. मतलब जितना हमने वर्क डिवाइड किया था उसी के हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन करना है. तो थर्ड की बात लास्ट है, इंश्योरिंग दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टेटस एप्लीकेबल स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग एंड अदर रिलेवेंट. आपको यहाँ पर ये चीज़ ये बता रहा है कि दिस इज़ अ वेरी बेस्ट है, तो आप भी ये पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन भी है जॉइंट ऑडिटर्स का था, तो आप भी नोट्स कीजिए और नोट्स करके पढ़ सकते हैं. तो सी क्या है, सी की हम देखेंगे. तो सी क्वेश्चन ये है कि SA 315 ये एक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है. तो 315 ये कहता है कि जो रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि कंपनी को आइडेंटिफाई करके हमें रिस्क कितना लेना है ये भी हमें पता चलता है. आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क को. ओके, ये 315 का यही काम है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का. सो 315 का हम क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं. 315 का तो इजी है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एज पर SA 315 एंड आल्सो स्टेट द बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल ऑफ कंपनी. तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं. सॉरी फ्रेंड्स, ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो 335 हो गया. सो ये इंटरनल कंट्रोल है, सॉरी इंटरनल कंट्रोल का है. ये 315 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल का ही है. तो हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल में क्या है. तो मीनिंग बताना है, पहले आपको पहले मीनिंग लिखना है. एज पर सेक्शन एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 315 आइडेंटिफाई द assuming the risk of material misstatement thought understanding and entity its environment. एंटिटी को देखकर ही हमें पता चलता है, मतलब एंटिटी के डॉक्यूमेंट को देखकर ही पता चलता है कि हमें कितना रिस्क लेना पड़ता है, और साथ साथ कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जानने के बाद ही आपको रिस्क वहाँ पर पता चल जाता है. तो the internal control may be defined as the process of designed, implement and maintained by those charged with the governance, management and other personnel to be provide responsible assess about the enhancement of an entity objective with regard to responsibility of financial report. Effectively of operates safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulation. That the terms control refers to any aspect of the one or more of the components of internal control. तो फ्रेंड्स इसके बेनिफिट्स क्या हैं हम जानेंगे. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो भी ऑडिटर के हिसाब से ये जो रहते हैं. आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, जो एंड सेकेंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. तो फ्रेंड्स हमें ये स्टेटमेंट साथ साथ कंपनी का जो भी ट्रांजेक्शन्स, मतलब हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट देखते हैं,
इनवाइस देखते हैं, कंपनी के परचेज सेल्स और कितने असेट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह हमें आइडेंटिफाई करके पता चल जाता है कि कंपनी कैसा है और कंपनी में कितना रिस्क लेना पड़ेगा और कितना अटेंशन एक कंपनी में हमें ऑडिट करने के लिए देना पड़ता है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो इस सवाल का यही था। तो 315 इज़ 315 आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा सा पढ़ेंगे तो आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चौथा क्या है देखते हैं। चौथा ये है कि चौथा आपको चौथा ये बताना है 520 एनालिटिक प्रोसीजर। और एनालिटिक प्रोसीजर है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का 520 का जो ये एनालिटिक प्रोसीजर, व्हाट आर द एक्सप्लेन ऑफ एनालिटिक प्रोसीजर हैविंग कंसिडर्ड ऑफ रिलेशनशिप, आपको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है 520 क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स ये रहा 520 का। तो फ्रेंड्स डी है एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 520 के हिसाब से हमें बताना है। तो फ्रेंड्स एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, मोटा मोटा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है। तो 520 एनालिटिकल प्रोसीजर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगे, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपको कंपेयर करने को, एनालिटिकल करने को देखने को मिलेगा फाइनेंशियल में। एक तो सेल होगा, सेल के साथ साथ आपको डेटर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब आपका जितना सेल होगा उतना ही डेटर्स रहेंगे। ओके, आपको एनालिटिक देखना, एनालिटिक मीन्स उसके कंपेयर कोई डिपेंडेंट है। ओके, मतलब सेल डिपेंडेंट डेटर्स, परचेस डिपेंडेंट एंड क्रेडिटर्स। ओके, यही को हम एनालिटिक कहते हैं। ओके, नॉन फाइनेंशियल के अंदर आपको, नॉन फाइनेंशियल के अंदर आपको आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे, मतलब आपको रेंट देखने को मिलेगा, रेंट के एनालिटिकल आपको एरियाज देखने को मिलेगा, आपको सैलरीज देखने को मिलेगा, सैलरीज एनालिटिक के अंदर आपको नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल, मतलब आपको मोटा मोटा तरीके से समझा चुका हूँ। आपको डीपली समझाना है तो आप डायरेक्टली 520 में जाइए, ऐसे आप टाइप कीजिए स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 520, आप ऐसे टाइप करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको इस आंसर बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडर्ड ऑफ रिलेशनशिप आर, पहला among element of financial information that would be expected to conform to a फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ पर दो ही चीज़ें मिलेंगी, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। ओके, आपको यहीं पर समझेंगे तो आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, प्रिडिक्टेबल पैटर्न बेस्ड ऑन एंटिटी एक्सप्रेस सच एज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। तो सेकंड है बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज द पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसी के बारे में बात करता है। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और साथ साथ ये आंसर भी आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन 5 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 में ये बताया गया है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा व्हाट इज द रिप्रेजेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी casted on CAN when a form an option to prepare audit report on the comparative financial statement for the financial 21-22। तो फ्रेंड्स कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसको भी पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का जो नंबर है तो 710
710 इतना उसका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है। तो 710 स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ये कहता है कि जब भी हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, नहीं तो जब भी हम एक एंटिटी को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, नहीं तो उनको हम जब ऑडिट करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। कंपैरेटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको मैं मोटा मोटा तरीके से समझाऊंगा। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ करके देखूंगा स्क्रीन पर। आपको देखने को मिलेगा, आपको जब भी आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो तो आपको इस साल और पिछले साल का भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इसकी वजह से आपको इसका वजह रीज़न इसलिए है कि आपको एनालाइज करना आता है। आपको एनालाइज करना आता है कि पिछले साल का मेरा प्रॉफिट कितना था और इस साल का मेरा प्रॉफिट कितना है, या इस साल का मेरा प्रॉफिट एक्सपेंसेस कितना था। मतलब आपको हर एक एवरी आइटम आप चेक कर सकते हैं कि इस बार मैं इस कंपनी में ग्रो कर चुका हूँ या डाउन ट्रेंड में चला गया मेरा कंपनी। तो आपको कंपेरेटिवली समझ में आ जाएगा। दिस इज़ ये जो क्लॉज है, सॉरी ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो हम बनाते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट बनाने का जो कंपेरेटिवली मेन रीज़न यही है कि 710 यही कहता है कि हम कंपेरेटिवली बनाना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं आंसर, प्री और पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बाय द प्रोसीजर ऑडिटर as per 710 in the financial statement of the prior period whether audited by producer auditor in addition to explaining on option on current period financial statement CA जो N एक व्यक्ति है, ये N एक ऑडिटर है। तो ऑडिटर ऑफ GN लिमिटेड शैल स्टेट इन ऑन अदर मैटर ऑफ पैराग्राफ। तो पहला ये है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रियर पीरियड वेदर द ऑडिट बाय प्रिजर्व ऑडिटर, द टाइप ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड बाय द प्रिजर्व auditor and if option was modified the reason therefore। C की देखेंगे तो the date that report unless the preserve auditor report on prior periods financial statement is revised with the financial statement। तो फ्रेंड्स ये था इसका सवाल था, तो आप पढ़ सकते हैं कम्प्लीटली। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन सेकंड में आपको सॉरी बी की हम बात कर रहे हैं। तो बी ये बोल रहा है कि जब भी एक ऑडिटर, मतलब एक पर्सन, एक सीए, एक ऑडिटर कितना कंपनी ऑडिट कर सकता है मैक्सिममली। तो मैक्सिममली मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक कंपनी मैक्सिममली 20 कंपनीज इतना ही ऑडिट कर सकता है एक पर्सन, एक ऑडिटर। तो उसके ज़्यादा वो ऑडिट कर नहीं सकता, चाहे कौन सा भी सीए हो। ओके, दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड पब्लिक कंपनी, दिस इज़ अ 20 ओनली कंपनी ऑडिटिंग। तो प्राइवेट लिमिटेड वो कितना भी कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यही बताना है कि जो करंट सिचुएशन है, आपको ये डायरेक्टली आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मिस्टर आर है, मिस्टर आर यहाँ पर होल टाइम एम्प्लॉय है। जो XYZ लिमिटेड में, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी में मिस्टर आर एक होल टाइम एम्प्लॉयर है। तो उस जो एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर को ऑडिट करना देना या नहीं देना है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करने को मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर हम देंगे। आंसर ये रहेगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा सा पड़ रहा है, तो मेरा फ़ोन है इसीलिए। सेक्शन कह रहा है 141 के हिसाब से हम, आपको पता है कि ऑडिट जो भी एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिट आपको
आपको पता है कि एक इंसान सिर्फ 20 कंपनी को ही ऑडिट कर सकते हैं, एक ऑडिटर एक 20 कंपनी का ही ऑडिटिंग कर सकता है। तो इसके केस में अब होल टाइम रहा डायरेक्टर, ये जो मिस्टर आर हैं, ये जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, सॉरी एम्प्लॉयमेंट है होल टाइम। अबो सेड क्लीनिंग, आपको डायरेक्टली मैं आपको आंसर ही दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन द गिवन केस आर ए पी एंड कंपनी अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं आर ए एंड पी, is offered appointment of statutory audit of public company XYZ Limited. CAR is a whole time employment, जो आर है वो इस कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट रहने के बाद उनको ऑडिट करने का कोई हक नहीं रहता उस कंपनी में। तो इसीलिए सिर्फ आप यहाँ पर जो ऑडिट करने वाले हैं ए एंड पी, जो दोन ऑडिटर्स हैं, वही यहाँ पर ऑडिट कर पाएंगे। तो मैक्सिममली वो 40 कंपनी का ही ऑडिट कर पाएंगे, मतलब A20 कंपनी का और P20 कंपनी का। तो ऐसे मिलाकर 40 कंपनी का ही आप यहाँ पर ऑडिट कर सकते हैं। तो CAR इज होल टाइम एम्प्लॉयमेंट वेदर देयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्लीनिंग लिमिट ओनली CA एंड P, देयर फॉर एलिमेंट फर्म इज अ 40 कंपनी, ओके, ओनली 40 कंपनी आपको मैं बता चुका हूँ। सेंस इस कंपनी का मतलब दोनों का लिमिटेशन ख़त्म हो चुका है, दोनों अपने जो 20 जो रहता है, मतलब रहते हैं 20 उसका लिमिटेशन ख़त्म हो चुका है। इसीलिए XYZ कंपनी को अब नए कोई ऑडिटर्स की ज़रूरत है। यहाँ पर P&Q, सॉरी RAP जो है, RAP जो फर्म है, ये फर्म ऑडिट करने लायबल नहीं होता। तो वहाँ यहाँ पर यही बताया गया है, सेंस मिस आर पी एंड कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ 40 कंपनीज, देयरफॉर RAP एंड कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंट और एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड। सो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 14 इज अ लिमिटेशन ऑफ 2 ऑडिटर्स, 1 ऑडिटर इज 20 कंपनी ऑडिटिंग इन पब्लिक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स सी की बात करेंगे, सी में क्या लिखा है। तो सी में बताया गया है कि एक्सप्लेन द वेरिएंसेस पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंट विथ रेफर्स टू SA 230। 230 क्या है? ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट है 230, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 230, ये इसका स्टैंडर्ड है। तो आप डायरेक्टली सेपरेटली वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, साथ साथ आपको पढ़ना चाहते हो तो आप ICAI की बुक पर भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कौन से भी क्लास लगाए हो तो वहाँ पर आपको ये 230 का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएगा। तो 230 कहता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंट के बारे में जब भी आप टाइटल पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका नीचे का आंसर क्या रहता है, मतलब सार क्या रहता है, आपको टाइटल पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो हम जब भी ऑडिटर को ये एनालाइज करना होता है ऑडिट करने के लिए, जब भी मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑडिट करने जाऊँगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक कंपनी का ऑडिट करूँगा तो मुझे कंपनी की पूरा डिटेल्स चाहिए, मतलब कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेल्स, परचेस, बैंक स्टेटमेंट्स, डेटर्स रिपोर्ट्स, साथ साथ क्रेडिटर्स रिपोर्ट, पिछले फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मतलब सारी की सारी इतना इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट रहता है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करने के बाद ही मैं ऑडिट करना बैठूंगा, नहीं तो मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। उस केस में मैं कुछ गलती कर बैठूंगा, वो जो मिस स्टेटमेंट जो मिसिंग रहता है उसे मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। इसलिए 230 ये कह रहा है कि आपके पास सब डॉक्यूमेंट आने के बाद ही आप ऑडिटिंग स्टार्ट कीजिए, तब तक आप ऑडिटिंग स्टार्ट मत कीजिए। देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सी पर हम जाते हैं तो सी, वेयर आर द सी,
तो सी, हाँ यहाँ पर है सी। एज पर SA 230 ऑडिटिंग डॉक्यूमेंशन द फॉलोइंग आर द पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंशन। तो पर्पस क्या है? असिस्टिंग द एंगेजमेंट टर्म्स टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। असिस्टिंग मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टर्म्स टू डायरेक्ट एंड। आपको यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान पर रखना है कि आपको सिर्फ उसके बारे में आप समझेंगे ना, आपको डायरेक्टली आपको समझ में आ जाए कि मैं किस रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल रखता हूँ। हम कहाँ थे? हम सेकंड पर थे, सॉरी। असिस्टिंग मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट terms to direct and superiors the audit work and discharge their review responsibilities. Okay, थर्ड ये है enabling the engagement terms to be accountable for its work. Four, retaining a record of matters of connecting significance to future auditors. Eligible the conduct of quality control review and inspection in accordance with SQC1. तो eligible the conduct of external inspection in accordance with applicable legal regularity and other requirements. तो मैंने आपको ये हिंदी में बताया था, यहाँ पर आपको इंग्लिश में बताया। तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट है, आप ये सब नोट कर सकते हैं और आप भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चौथा की बात करेंगे तो चौथे में क्या है? क्वेश्चन 4। हाँ, सो क्वेश्चन 4 की मैं बात कर रहा हूँ। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हाउ यू विल बी डील विद दिस सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन है? तो सिचुएशन मैं यहाँ का पढ़ रहा हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकता हूँ। यू नोटिस अ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड एंड सब। मतलब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा 510 के अंदर से। मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 510 से ही ये क्वेश्चन है। ओके, 510 से ही ये क्वेश्चन है। सो 510 ये कहता है कि एंगेजमेंट के बारे में है। एंगेजमेंट मतलब शादी वाला एंगेजमेंट नहीं है वो वाला एंगेजमेंट नहीं है। 5 एंगेजमेंट ये कहता है कि एनेबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। मतलब इसका जो आंसर रहेगा, मतलब इसका आंसर रहेगा कि जब भी ऑडिटर से भी गलती हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि सब भगवान है यहाँ पर, भगवान से मतलब गलती सबसे ही होता है। ऐसा नहीं कि गलती किसी से भी नहीं होता, ऐसा कह नहीं सकते। तो मतलब क्लाइंट ने कहा कि मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, तो ऑडिटर कर बैठा टैक्स ऑडिट। मुझे सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट ही करना था, तो इसी में ही मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता हूँ। इतना ये डॉक्यूमेंट लो, मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट करके दो। तो उस ऑडिटर ने क्या किया, टैक्स ऑडिट कर बैठा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा हो रही है। मतलब ऑडिटर भी गलती कर बैठता है, तो गलती करने पर क्या वो माफ़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मतलब क्या करना पड़ता है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना रहता है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि उस सिचुएशन पर क्या रिएक्शन करे। तो ये जो इसका आंसर रहेगा, जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो पहले आप एंटिटी या कंपनी या उस पर्सन को मिल लीजिए, उस मैनेजमेंट से मिल लीजिए कि आपका फाइनलाइजेशन हो चुका है कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करना चाहते हैं या टैक्स ऑडिट करना चाहते हैं। मतलब आप कौन सा ऑडिट करना चाहते हैं ये मुझे बताइए, देन ही आप उसका कम्प्लीटली प्रोसीजर कीजिए। आपकी मनमानी करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ एडिशन नहीं कहा गया, मैं ही कह रहा हूँ एडिशन। तो इतना ही कह रहा है कि आप मैनेजमेंट से जाकर मिल लीजिए कि ऑडिट कौन सा करना है।
इसी के बारे में ही ये क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। As a result of a misstatement resulting and from fraud, substituent fraud, the auditor uh, and quotes expectation circumstances that bring into the question the auditor ability to continue performing the audit and auditor shall। तो आप यहाँ देख सकते हैं A B C। तो मैं determined of professional and legal responsibility applicable in these circumstances, including whether there is a requirement of the auditor to be respect to the person or person who made the auditor appointment, or in some case to be regulatory authority। इसलिए मैं स्लो पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे भी समझ में आता है, साथ साथ आपको भी समझ में आ जाएगा। Condition whether it's appropriate to withdraw from the engagement, whether the withdrawal is possible under the applicable law and regulation। तो auditor withdraws, discuss with the appropriate level of management and those charged with the governance, the auditors withdraw from the management and the reason for the withdrawal, determine whether there is a professional and legal requirement to report to the person or persons who the made appointment, or in some case to regulatory authority the auditor withdraw from engagement and the reason for the withdrawal। तो फ्रेंड्स ये था, इस सवाल का जवाब था। काफ़ी अच्छा सा सवाल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स मुझे भी एफर्ट्स करना पड़ता है इसके लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।